डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो माइक्रोबायोम टर्म यूज़ की जाती है, बेसिकली ये टर्म क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिएगा। ये स्किन की हेल्थ को और गट की हेल्थ को ठीक रखते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इवन एजिंग जो है वो अफेक्ट करती है माइक्रोबायोम्स को। इवन हमारी जो पूरी बॉडी है इसका सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर हम डिफरेंशिएट करें स्किन बैरियर और माइक्रोबायोम के दरमियान तो क्या है? कुछ हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सेरामाइड्स और लिपिड्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। बच्चों की स्किन में हीलिंग पावर, रीजनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। उनमें डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक कॉमन सवाल है कि दिन में चेहरा कितनी बार धोना चाहिए? अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो रात के वक्त दे कैन डू डबल क्लेंजिंग, क्योंकि हमारी स्किन जो है इसकी एक नेचुरल पीएच होती है विच इज़ क्वाइट एसिडिक। जब स्किन का बैरियर ख़राब होगा तो डिहाइड्रेशन होगी। ज़्यादा देर जो मेकअप लगा के रखती हैं तो उससे क्या असर पड़ता है आपकी स्किन पे? मेकअप के भी काफ़ी बुरे असरात होते हैं स्किन पे। तो मेकअप जो है वो हमारे पोर्स को क्लॉग करता है सबसे पहले तो। इसके अलावा हमारी जो कोलेजन है स्किन में उसको भी इफेक्ट करते हैं। अगर करना बहुत ज़रूरी है तो एक तो लाइट होना चाहिए, उसके अलावा अच्छे मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। अच्छा फ्रीक्वेंटली बार-बार हाथ धोने की आदत होती है, तो वो बार-बार हाथ धोने से स्किन खुश्क हो जाती है, तो उसका क्या असर पड़ता है? उसकी वजह से इवन जो हमारे माइक्रोबायोम्स हैं वो भी डैमेज होते हैं, द बेनिफिशियल वंस, और हार्मफुल वंस जो हैं उनकी प्रोलिफरेशन होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अली अकबर। नाज़रीन, आज की एपिसोड में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में लोग ज़्यादातर नहीं जानते, वो है स्किन माइक्रोबायोम। ये एक टर्म मोस्टली यूज़ की जाती है। नाज़रीन, आप अपनी स्किन को जितना साफ़ करने की कोशिश करते हैं और क्या ज़्यादा सफाई करना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है? हमारी स्किन पर जो नन्ही मखलूक़ात मौजूद हैं, वो हमारी स्किन की हिफाजत करती हैं, लेकिन हम उन्हें ही अहमियत नहीं देते। तो आइए चलते हैं, वेलकम करते हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर सारा रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो माइक्रोबायोम टर्म यूज़ की जाती है, बेसिकली ये टर्म क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिएगा। अच्छा, माइक्रोबायोम जो है ये वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी स्किन पे और हमारे गट में हर वक्त होते हैं। ये हेल्दी ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनका एक बैलेंस होता है जो कि स्किन में भी होता है और गट में भी होता है। अब ये होते क्या हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बैक्टीरियाज हैं, लेकिन बेसिकली दीज आर बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगाई और कुछ माइट्स भी होते हैं। तो यूजुअली दे आर बेनिफिशियल। अब करते ये क्या है कि ये स्किन की हेल्थ को और गट की हेल्थ को ठीक रखते हैं। लेकिन अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए किसी भी वजह से, तो जो हेल्दी बैक्टीरियाज या हेल्दी माइक्रोबायोम है वो कम हो जाते हैं, और जो हार्मफुल या नॉन बेनिफिशियल वंस हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन हेल्थ और गट हेल्थ दोनों अफेक्ट होती हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या जो हर इंसान का माइक्रोबायोम है, वो मुख्तलिफ होता है? जी बिल्कुल, हर किसी का माइक्रोबायोम डिफरेंट होता है और ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, उनके अपने लाइफस्टाइल पे, उनकी डाइट पे, उनके स्ट्रेस पे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इवन एजिंग जो है वो अफेक्ट करती है माइक्रोबायोम्स को। इवन दो आइडेंटिकल ट्विन्स में भी जो माइक्रोबायोम्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली किसी हद तक डिटरमिन होते हैं माइक्रोबायोम्स, लेकिन ज़्यादातर ये लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एजिंग की वजह से डिटरमिन होते हैं। अच्छा आपने कहा ये मतलब माइक्रोबायोम मौजूद होते हैं, जिसका माइक्रोबायोम मौजूद है लेकिन मज़बूत है, उसकी स्किन कैसी होगी? कैसी नज़र आएगी? देखिए, माइक्रोबायोम्स जो हैं ये क्या करते हैं, इनके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। अगर स्किन के हवाले से बात करें तो स्किन के माइक्रोबायोम्स, अगर एक बैक्टीरिया की बात करें विच इज़ स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस, ये जो है ये एक तो हार्मफुल बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, और दूसरा ये कोलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक होगा। कोलेजन और इलास्टिन जब ज़्यादा होगा, बेहतर होगा, तो स्किन का बैरियर जो है वो इम्प्रूव होगा। हुँ, हुँ। तो एक तो ये स्किन बैरियर को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ये इम्यून रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के होते हैं, या इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हमारी बॉडी के होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो या कोई स्किन में कोई टॉक्सिन्स हों जो कि पेनिट्रेट हों, तो इन बैक्टीरियाज, वायरसेस या फिर फंगाई की मदद से उनके अगेंस्ट जो इम्यून रिएक्शन आता है, ये इम्यून रेगुलेशन आती है, वो फिर उस इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देते। तो दूसरी चीज़ तो ये है। तीसरी चीज़ ये कि ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इनके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, दे आर गुड फॉर स्किन हेल्थ, और जो गट में बैक्टीरियाज़ हैं, उनका भी यही है। गट बैक्टीरियाज़ जो हैं, वो एक तो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हुँ, हुँ। इसके अलावा गट में इन्फ्लेमेशन होने से रोकते हैं,
और अगर जो हेल्दी बैक्टीरियाज हमारे गट में है, अगर वो कम हो जाए और हार्मफुल बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए, तो गट की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो टॉक्सिन्स जो होते हैं गट में, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं और ब्लड स्ट्रीम से वो स्किन में आते हैं। और स्किन हमारी जो पूरी बॉडी है, इसका सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे उसका मेजर फंक्शन जो है दैट इज़ प्रोटेक्शन। तो जब हमारी स्किन में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे और स्किन के फंक्शन को ऑल्टर करेंगे, तो हमारे जो बैरियर प्रोटेक्शन है वो भी ऑल्टर होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पिंपल्स निकलते हैं, उनके पीछे माइक्रोबायोम्स का कितना किरदार है? पिंपल्स माइक्रोबायोम्स की वजह से ही होते हैं। आपने सुना होगा कि जो एक्ने है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ अ बैक्टीरिया व्हिच इज़ कॉल्ड सी एक्नीज़, क्यूटीबैक्टीरियम एक्नीज़ की वजह से होता है। अब ये जो सी एक्नीज़ है, इट्स नॉर्मली प्रेज़ेंट ऑन द स्किन। ये होता है, हर किसी में होता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक लेवल होता है, एक स्पेसिफिक बैलेंस होता है। जब ये उस बैलेंस से ज़्यादा हो जाए, किसी भी वजह से ये प्रोलिफरेट करे या फिर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, मतलब कि इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई ऐसी डाइट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा है, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो पोर्स क्लॉग होंगे, जिसकी वजह से इन बैक्टीरियाज को ग्रो होने का, प्रोलिफरेट होने का चांस मिलेगा। और जब ये बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो एक्ने ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक्ने के बहुत सारे और भी कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि हार्मोनल है और लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस, स्लीप। लेकिन माइक्रोबायोम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट। इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। अगर हम डिफरेंशिएट करें स्किन बैरियर और माइक्रोबायोम के दरमियान, तो क्या है? स्किन बैरियर और माइक्रोबायोम के दरमियान में डिफरेंशिएट करने के बजाय इनकी एसोसिएशन को देखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाउ आर दे एसोसिएटेड। क्योंकि जैसे जो स्किन माइक्रोबायोम्स हैं वो हमारे स्किन बैरियर को मेंटेन रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सेरेमाइड्स और लिपिड्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। जब सेरेमाइड्स और लिपिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमारी स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है विच इज़ एपिडर्मिस, उसकी एक लिपिड बैरियर होता है उसका। तो जब सेरेमाइड्स ज़्यादा होंगे तो वो लिपिड बैरियर हेल्दी होगा, और जब स्किन बैरियर मेंटेन होगा तो उसकी वजह से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस जो है वो कम होगा, स्किन में ड्राइनेस कम होगी, स्किन में इरिटेशन कम होगी, स्किन में सेंसिटिविटी कम होगी। तो बेसिकली जो माइक्रोबायोम्स हैं वो स्किन के बैरियर को इम्प्रूव करते हैं इफ़ दे आर द बेनिफिशियल माइक्रोबायोम्स। लेकिन अगर बेनिफिशियल माइक्रोबायोम्स की मिकदार कम हो जाए और हार्मफुल की ज़्यादा हो जाए, तो फिर इनका इफेक्ट उल्टा हो जाता है। तो स्किन का बैरियर जो है वो ऑल्टर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, जिसमें एक्ने है, एक्जिमा है, सोराइसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दे आर बेसिकली कोरिलेटेड। अच्छा डॉक्टर भाई, बताइए कि जो बच्चों की स्किन को ज़्यादा महफूज क्यों समझा जाता है? बच्चों की स्किन में हीलिंग पावर, रीजनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों की स्किन जो है एज़ कम्पेयर टू एन एडल्ट स्किन फ्रेजाइल होती है। उनका जो एपिडर्मिस है उसकी थिकनेस 3 to 5 टाइम्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू एन एडल्ट स्किन। उनमें डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर कोई टॉक्सिन हो तो उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों की स्किन बहुत फ्रेजाइल होती है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको मॉइस्चराइज रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि उनकी हीलिंग और रीजनरेशन बेहतर होती है, तो अगर कोई इश्यू हो भी तो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, उम्र बढ़ने के साथ-साथ ये जो माइक्रोबायोम है, ये कैसे बदलता है? उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारी बॉडी में वैसे ही काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। हम हुँ, इम्यूनिटी कम होती है, इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी गट हेल्थ जो है वो अफ़ेक्ट होती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो डाउन हो जाता है। ऑब्वियसली। तो हाउ डज़ इट अफ़ेक्ट द माइक्रोबायोम्स? जब देखिए, जो हमारा गट है वो हमारी स्किन के साथ रिलेटेड है। राइट। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गट स्किन एक्सिस। जब हमारे गट में इन्फ्लेमेशन होगी तो वो इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारी स्किन पे भी नज़र आएगी। तो एज के साथ क्या होता है? एज के साथ जो हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। हुँ, हुँ। ओवरऑल जो हमारा माइक्रोबायोम होता है स्किन का भी और गट का भी, वो कम हो जाता है, डाइवर्सिटी कम हो जाती है। और उसके साथ हेल्दी वन्स जो हैं दे डिक्रीज़, द हार्मफुल वन्स इंक्रीज़, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, गट की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, टॉक्सिन्स जो हैं वो ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, इन्फ्लेमेशन स्किन में भी ज़्यादा कॉज़ करते हैं, एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होती है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस इंक्रीज होता है और रेडनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसके साथ साथ स्किन एजिंग जो है वो ज़्यादा होती है। दैट इंक्रीजेज द एजिंग ऑफ द स्किन, नॉट जस्ट एजिंग बेसिकली इंक्रीजेज एंड एक्सेलरेट्स द एजिंग ऑफ द स्किन। पोल्यूशन और जो तेज़ धूप है, स्किन माइक्रोबायोम को कैसे इफ़ेक्ट करता है? ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनका आपने नाम लिया है, जो कि पोल्यूटेंट्स हैं,
एनवायरमेंटल इरिटेंट्स हैं, यूवी एक्सपोजर है, ये स्किन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से स्किन में एजिंग ज़्यादा होती है। जब फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होते हैं तो कोलेजन और इलास्टिन जो है वो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से स्किन की फर्मनेस, इलास्टिसिटी कम होती है, स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स नज़र आती हैं और एजिंग जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को भी ज़्यादा करते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो हैं, जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है तो बाकी चीज़ें भी साथ होती हैं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं सफाई और स्किन केयर के बारे से थोड़ी सी। कि एक कॉमन सवाल है कि दिन में चेहरा कितनी बार धोना चाहिए? दिन में चेहरा 2 दफ़ा धोना चाहिए, बस इससे ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो लोग जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए है कि दोपहर को भी 1 दफ़ा बेशक धो लें, लेकिन नॉर्मली 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो रात के वक़्त दे कैन डू डबल क्लेंजिंग, जिसमें पहले ऑयल क्लेंजिंग होती है और उसके बाद वाटर क्लेंजिंग होती है। लेकिन अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, तो डबल क्लेंजिंग इज़ नॉट दैट नेसेसरी। फिर उनकी स्किन में से ऑयल जो है वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग ट्वाइस अ डे क्लेंजिंग इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, कुछ लोग ना देखा है कि बार-बार फेस वॉश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो आपकी स्किन को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? देखिए, हमारी स्किन जो है इसकी एक नेचुरल पीएच होती है व्हिच इज़ क्वाइट एसिडिक। ठीक है। ये जो सोप्स और क्लेंजर्स होते हैं इनकी पीएच इज़ अल्कलाइन। अब ये जो स्किन की पीएच को जब ऑल्टर करते हैं तो एक तो ये माइक्रोबायोम को अफेक्ट करते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको कम करते हैं, हार्मफुल को ज़्यादा करते हैं, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और स्किन में ड्राइनेस करते हैं। जब स्किन का बैरियर ख़राब होगा तो डिहाइड्रेशन होगी और जब डिहाइड्रेशन होगी तो स्किन वैसे ही रिंकल्ड नज़र आएगी। अच्छा, ये जो हम एंटी बैक्टीरियल सोप्स का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ भी यहाँ पे किया जाता है, तो वो हमारी स्किन को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है? एंटीबैक्टीरियल सोप्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि जो एंटीबैक्टीरियल सोप्स या फिर क्लेंजर्स वगैरह होते हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरियाज़ के साथ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ को भी ख़त्म कर देते हैं। तो अगर तो कोई स्किन कंडीशन है ऐसी जिसमें ज़रूरत है एंटीबैक्टीरियल सोप या क्लेंजर की या फिर किसी एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट की, दैट इज़ ओके। लेकिन बगैर वजह के हर वक्त एंटीबैक्टीरियल सोप्स, क्लेंजर्स यूज़ करना स्किन को ज़्यादा हार्म करता है। एक तो माइक्रोबायोम्स को ख़त्म करता है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, स्किन की एजिंग को एक्सेलरेट करता है, ड्राइनेस ज़्यादा करता है, डिहाइड्रेशन करता है और रेडनेस ज़्यादा होती है, बर्निंग होती है, फ्रिजिलिटी ज़्यादा होती है, काफ़ी डैमेज है, इट्स वेरी डैमेजिंग। अच्छा, अब बात करें स्क्रबिंग के हवाले से, जब हम बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करते हैं, तो क्या आपकी जो स्किन है, मतलब उसके जो हेल्दी या नेचुरल बैक्टीरिया आप कह सकते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं? स्किन की स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। एक तो फिजिकल स्क्रबिंग इज़ हार्मफुल फॉर स्किन, वैसे ही हार्मफुल होती है क्योंकि जब हम स्क्रब कर रहे होते हैं देयर माइक्रो बीड्स जिनको हम स्किन पे स्क्रब करते हैं, उसकी वजह से स्किन में माइक्रो टीयर्स आते हैं और उन माइक्रो टीयर्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, इवन पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं और जो वो माइक्रो टीयर्स जो हैं वो बैक्टीरियाज को डीपर लेयर्स में भी लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक्ने फ्लेयर अप के चांसेस भी होते हैं। अब ये डेफिनेटली हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी ज़्यादा करते हैं और जो अच्छे बैक्टीरियाज नेचुरल हैं है। उनको कम करते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब बेनिफिशियल बैक्टीरियाज कम होंगे तो फिर हार्मफुल बैक्टीरियाज को बढ़ने का चांस मिल जाता है, क्योंकि जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं दे कीप द हार्मफुल वंस अंडर चेक। तो जब बेनिफिशियल नहीं होंगे तो द हार्मफुल वंस विल ग्रो। अच्छा, अब अगर ख़वातीन की बात की जाए, तो ज़्यादा देर जो मेकअप लगा के रखती हैं, तो उससे क्या असर पड़ता है आपकी स्किन के ऊपर? मेकअप तो ज़रूरी चीज़ है ख़वातीन के लिए, बेशक ज़रूरी है। उन्हें करना तो पड़ता है हर वक़्त, लेकिन मेकअप के भी काफ़ी बुरे असरात होते हैं स्किन पे, स्पेशली अगर वो रूटीन में किया जाए, बहुत थिक मेकअप किया जाए और पूरा दिन रखा जाए और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी क्लेंजिंग सही तरीके से ना की जाए। तो मेकअप जो है वो हमारे पोर्स को क्लॉग करता है सबसे पहले तो। पोर्स के अंदर मेकअप के पार्टिकल्स जो हैं वो भी जाते हैं और मेकअप क्योंकि पोर्स को क्लॉग करता है तो जो भी ऑयल की प्रोडक्शन होती है वो रुक वो जाती है। पोर्स के अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से एक्ने के चांसेस होते हैं। एक तो ये है, उसके अलावा मेकअप में काफ़ी सारे इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज़ को, जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ हैं, माइक्रोबायोम हमारे जो बेनिफिशियल है उसको कम करते हैं और हार्मफुल को ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा हमारी जो कोलेजन है स्किन में उसको भी अफेक्ट करते हैं। तो जो मेकअप है, अगर आप देखें किसी एक ऐसी खातून को जो बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करती हैं और कंपेयर करें किसी और से जिन्होंने बहुत कम अपनी ज़िंदगी में मेकअप यूज़ किया हो, तो पता चल जाता है कि जिन्होंने ज़्यादा मेकअप यूज़ किया है उनकी स्किन एज्ड लगती है,
क्योंकि उनकी एजिंग स्किन की एक्सेलरेट हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि उनको कोलेजन इलास्टिन जो है वो उस हद तक नहीं होता, नहीं बनता जिस तरह से एक दूसरी खातून जिन्होंने इतना मेकअप यूज ना किया हो उनका होता है। तो बेसिकली इट अफेक्ट्स दैट एज वेल। और एक और चीज़ ये कि मेकअप में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इट कैन डिसरप्ट द हार्मोन्स लेकिन टू। अब मेकअप करना भी ज़रूरी है, तो मतलब आप सजेस्ट करेंगे लाइट सा मेकअप हो और वो क्लींजिंग उसकी अच्छी तरीके से कर ली? अगर करना बहुत ज़रूरी है तो एक तो लाइट होना चाहिए, उसके अलावा अच्छे मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। जो कुछ बहुत आपको पता है कि सस्ता सा चीप मेकअप भी मिल जाता है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर स्किन। वो नहीं करना चाहिए। फिर इसके साथ हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो मेकअप यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ भी है या नहीं, क्योंकि ओवर टाइम उसमें बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं। तो अगर ऐसा है और मेकअप अप्लाई करने की वजह से एक्ने फ्लेयर अप हो रहा है बार बार, तो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। उसके अलावा एक बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, वो ये कि जो ब्रशेज होते हैं, मेकअप ब्रशेज, दे आर यूजुअली नॉट वॉश्ड। और जब उनकी सफाई नहीं होती तो उनके अंदर बैक्टीरियाज जो हैं वो फेस पे जाते हैं, जो कि एक्ने कॉज और करते वही हैं। ब्रशेस डिफरेंट फेस पे भी यूज़ कर किए जा रहे होते हैं मोस्टली, अगर देखा सैलून्स जाए वगैरह सैलून्स में में। तो ऐसे ही होता है, व्हिच इज़ वेरी हार्म। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो हाइड्रा फेशियल एक ट्रीटमेंट है, उसके बाद क्लींजिंग एक ट्रीटमेंट है, ये दोनों की अगर आप बात करें तो मतलब कितनी दफ़े करवाना चाहिए? रेपिटेशन कितनी होनी चाहिए? ज़रूरी कितना है? अच्छा देखिए, हाइड्रा फेशियल जो है दैट इज़ रिकमेंडेड वंस अ मंथ, क्योंकि हाइड्रा फेशियल इज़ डीप क्लेंजिंग, डीप हाइड्रेशन एंड डीप एक्सफोलिएशन। तो हमारी स्किन का जो लाइफ साइकिल होता है, जो स्किन टर्नओवर होता है, दैट इज़ बिटवीन 28 टू 40 डेज़। ठीक है। तो अगर महीने में एक दफ़ा हाइड्रा फेशियल करवा लिया जाए तो दैट इज़ बेनिफिशियल एंड मोर देन इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और एक्ने प्रोन है तो दे कैन हैव इट डन आफ्टर 2 to 3 वीक्स एज़ वेल। और जब स्किन में ऑयलीनेस या फिर एक्ने जो है वो इम्प्रूव हो जाए तो देन दे कैन जस्ट रिपीट इट एवरी मंथ। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है उनको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, दे कैन हैव इट डन आफ्टर एवरी 6 वीक्स। अच्छा अगर क्लींजिंग ट्रीटमेंट की बात की जाए? अच्छा, क्लेंजिंग जो है, अगर हम नॉर्मल रेगुलर क्लेंजिंग की बात करें तो दैट इज जस्ट ट्वाइस अ डे, सुबह और शाम को। लेकिन अगर क्लेंजिंग प्रोसीजर्स की आप बात करें जो कि सैलून्स वगैरह में किए जाते हैं तो जस्ट वंस अ मंथ, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मॉइस्चराइज़र की बात की तो वो किस हद तक ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए? मॉइस्चराइज़र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जो बेसिक स्किन केयर रूटीन है उसका पार्ट होता है, उसका एक बेसिक स्टेप होता है। अब हमारी बेसिक स्किन केयर रूटीन होती क्या है जो सबको फॉलो करनी चाहिए? सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, देयर इज़ 3 स्टेप बेसिक स्किन केयर रूटीन जो सबको करनी चाहिए, जिसमें क्लेंजर होता है, मॉइस्चराइज़र होता है और सन ब्लॉक होता है। एंड दैट इज़ फॉर द मॉर्निंग। अच्छा, अब इस पे आते हैं कि मॉइस्चराइज़ेशन ज़रूरी क्यों है? देखिए, हमारी स्किन का एक मॉइस्चर बैरियर होता है और एक बैलेंस होता है मॉइस्चर का, जो कि हमारी स्किन ने मेंटेन करना होता है। अगर तो हम मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे, तो हमारी स्किन ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, ताकि वो बैरियर मेंटेन रहे। कुछ लोग होते हैं जो कि बार-बार फेस को वॉश करते हैं, जिनको एक्ने का इश्यू होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऑयल को रिमूव कर देंगे, तो फिर उनकी एक्ने जो है वो बेहतर रहेगी। लेकिन होता ये है कि क्योंकि ऑयल रिमूव हो जाता है, स्किन स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, उससे लिपिड बैरियर खराब हो जाता है, तो हमारी स्किन को लगता है कि द स्किन हैज़ टू प्रोड्यूस मोर ऑयल। और जब ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से एक्ने और एग्रीवेट होती है। तो बेसिकली ये जो एक्सेसिव वॉशिंग एंड नॉट अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र एक्ने को खराब करता है। ज़्यादा बेहतर नहीं करता, खराब करता है। तो हम हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया जाए, बेशक वो ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन बैरियर की मेंटेनेंस के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बहुत-बहुत ज़रूरी है। अच्छा मॉइस्चराइज़र के साथ-साथ बहुत ज़्यादा जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स अप्लाई करना है, आप उसको किस तरह से देखती हैं? बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और वो भी एक साथ करते हैं, तो उससे स्किन के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें रेटिनॉइड्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, विटामिन सी है, ये सारे इरिटेंट्स होते हैं, स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। हर किसी को नहीं करते, लेकिन काफ़ी लोगों को कर सकते हैं। तो इनको अगर इकट्ठे इस्तेमाल किया जाए, तो ये स्किन के बैरियर को ख़राब करते हैं, इन्फ्लेमेशन कर देते हैं और फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुँचाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि स्किन के कंसर्न और स्किन टाइप के लिहाज से कोई एक एक्टिव चूज़ किया जाए और उसको स्टार्ट करके बहुत कम अमाउंट में उसको स्टार्ट करके देखा जाए कि उसका रिएक्शन कैसा है। स्किन यूज़्ड टू हो रही है, नहीं हो रही,
स्किन रिएक्ट कर रही है नहीं कर रही, वी हैव टू गिव इट 2 to 3 वीक्स एक प्रोडक्ट और के वो भी साथ। कंसल्ट करने के बाद, वो भी कंसल्ट करने के बाद डेफिनेटली, खुद से तो कुछ भी नहीं खुद करना। से करते होते हैं। एग्जैक्टली तो ये 2 से 3 हफ्ते तक एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट ज़रूरी है स्किन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से तो फिर उसको ऐड किया जाए, और वो भी इस तरह से कि एक टाइम पे दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ ना किए जाएँ। मतलब कि रेटिनॉइड्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो साथ ही अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स या विटामिन सी को अप्लाई ना किया जाए। जिस दिन रेटिनॉइड अप्लाई हो रहा है उस दिन हाइड्रोक्सी एसिड्स को अप्लाई ना किया जाए, नेक्स्ट डे किया जाए, ऑल्टरनेट करके। अच्छा, अगर रात को सोने से पहले हम क्लींजिंग वगैरह, सफाई वगैरह ना करें, तो उसका क्या असर पड़ेगा? क्लेंजिंग तो बहुत ज़रूरी है। देखिए पूरे दिन के पोल्यूटेंट्स हमारे अपना मेकअप जो किया होता है, इवन मेकअप अगर ना भी किया हो तो सन ब्लॉक वगैरह जो है और यूवी जिस तरह के रेज, एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं। एग्जैक्टली पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है हमारी एनवायरनमेंट में, तो वो सारे रिमूव करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर रात के वक्त वो रिमूव ना किए जाएं तो वो हमारी स्किन पे एक तो बैरियर बना देते हैं और हमारे पोर्स को क्लॉग करते हैं, और जब पोर्स क्लॉग होते हैं तो फिर एक्ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फिर अगर हम अनक्लीन स्किन के ऊपर कोई प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट भी नहीं होते, उसका फ़ायदा भी नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि स्किन केयर में लेस इज मोर टर्म यूज़ की जाती है, वो क्यों कहते हैं? स्किन केयर में लेस इज़ मोर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू, और उसका यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। इवन अगर एक प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर इफ़ वी टॉक अबाउट रेटिनॉइड्स फॉर एग्जांपल, तो रेटिनॉइड्स में हम बहुत कम स्ट्रेंथ से इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द रेटिनॉल, लोएस्ट स्ट्रेंथ होता है उसकी, और उसका पी साइज अमाउंट इस्तेमाल करते हैं, और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा। तो दैट मीन्स लेस इज़ मोर। अगर हम ज़्यादा करेंगे मतलब कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पीस साइज़ से ज़्यादा होगी, और हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो स्किन को डैमेज करेगी। तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेसिकली कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द क्वांटिटी। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर। अच्छा, फ्रीक्वेंटली बार-बार हाथ धोने की आदत होती है, तो वो बार-बार हाथ धोने से स्किन खुश्क हो जाती है, तो उसका क्या असर पड़ता है? बार-बार हाथ धोने से स्किन ड्राई होती है, और स्किन बैरियर जो है वो डैमेज होता है। जब स्किन बैरियर डैमेज होता है तो हमारा वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, जिसकी वजह से इरिटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनमें एक्जिमा, सोराइसिस के चांसेस होते हैं, वो उनका फ्लेयर अप हो जाता है। तो ओवर वॉशिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्पेशली उन सोप्स या क्लेंजर्स के साथ जिनकी पीएच बहुत अल्कलाइन होती है, क्योंकि वो हमारी स्किन की नॉर्मल एसिडिक पीएच को ख़राब करती है, और उसकी वजह से इवन जो हमारे माइक्रोबायोम्स हैं वो भी डैमेज होते हैं, द बेनिफिशियल वंस, और हार्मफुल वंस जो हैं उनकी प्रोलिफरेशन होती है, जो कि इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करते हैं। अच्छा, मोस्टली सैनिटाइज़र्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, तो सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किस हद तक स्किन को इफ़ेक्ट कर रहा होता है? देखिए सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल ये ड्यूरिंग कोविड बहुत ज़्यादा हो गया था जी, और उसके बाद अभी तक भी सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। तो कुछ हद तक तो ठीक है, मतलब कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें पानी या साबुन अवेलेबल नहीं है, तो सैनिटाइज़र से वी कैन सैनिटाइज़ द हैंड्स। लेकिन रेगुलरली इसको रूटीन में नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर तो देयर इज़ सम विज़िबल डर्ट और डस्ट, जो भी कोई विज़िबल गंध है हाथों पे, तो वो सैनिटाइज़र से एक तो अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होता, और दूसरी चीज़ ये कि जो सैनिटाइज़र्स हैं दे आर यूजुअली अल्कोहल बेस्ड, और अल्कोहल जो है वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, और ओवर टाइम अगर हम इसको एक्सेसिवली यूज़ करते रहें तो स्किन हमारी ड्राई, इरिटेटेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, रेड होती है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है स्किन में, और स्किन की एजिंग भी एक्सेलरेट हो जाती है क्योंकि फाइन लाइन्स, रिंकल्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि जो सैनिटाइज़र्स हैं उनमें देयर इज़ अ कंपाउंड कॉल्ड ट्राइक्लोसान, और ये कंपाउंड जो है ये इट्स लिंक्ड टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए तो इट कैन कॉज़ हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी एज़ वेल। एक्जिमा और सेंसिटिव स्किन में माइक्रोबायोम का क्या किरदार है? देखिए जो सेंसिटिव स्किन है वो ड्राई होती है, इरिटेटेड होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो है ये होता है इसलिए क्योंकि सेंसिटिव स्किन में जो बेनिफिशियल माइक्रोबायोम्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। इट्स लाइक अ विशियस साइकिल होता है इसका एक। जब स्किन सेंसिटिव होती है तो ड्राई इरिटेटेड होती है। ड्राई इरिटेटेड स्किन में जो टॉक्सिन्स होते हैं या एलर्जेंस होते हैं वो ईज़िली पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब वो पेनिट्रेट करते हैं स्किन में तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है तो बेनिफिशियल माइक्रोबायोम्स कम होते हैं।
जब बेनिफिशियल माइक्रोबायोम्स कम होते हैं तो उसकी वजह से स्किन का बैरियर ख़राब होता है और सेंसिटिविटी और इंक्रीज होती है, तो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। और जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है तो एक्जिमा ज़्यादा होता है, डर्मेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनमें एक्जिमा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि वो अपने स्किन बैरियर पे फोकस करें, और जितना अच्छा स्किन बैरियर मेंटेन्ड होगा उतनी इन्फ्लेमेशन कम होगी और उतने एक्जिमा के चांसेस भी कम होंगे। अच्छा, अगर रोजेशिया की बात की जाए तो वो क्यों बढ़ सकती है? रोज़ेशिया का भी ऐसा ही है। रोज़ेशिया इज़ बेसिकली अ कंडीशन जिसमें स्किन रेड हो जाती है काफ़ी, और काफ़ी पार्ट्स में होती है, जैसे कि साइड्स पे है, चीक्स में और फोरहेड पे भी। नोज़ भी इफ़ेक्ट होता है, और इसके अलावा कुछ लोगों में एक्ने भी कॉज़ करता है रोज़ेशिया। अब इस ये जो है ये भी स्किन के माइक्रोबायोम्स, किसी हद तक स्किन के माइक्रोबायोम्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो जब स्किन का माइक्रोबायोम खराब होगा, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो रोज़ेशिया के चांसेस और बढ़ जाएँगे। तो इसकी हम ट्रीटमेंट भी कैसे करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट में भी एक्चुअली अगर एक्ने है तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एंटीबायोटिक्स एक्ने के लिए, बाकी स्किन बैरियर की मेंटेनेंस होती है इसमें। और जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो स्किन के माइक्रोबायोम्स डैमेज होते हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़े बात करेंगे लाइफस्टाइल और आपकी डाइट के हवाले से। तो डाइट का और ये जो जिल्द के बैक्टीरिया होते हैं, स्किन के हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका क्या ताल्लुक होता है? इनका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। हमारी डाइट जो है वो डिटरमिन करती है कि हमारी स्किन हेल्थ कैसी है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। हुँ। तो हमारी डाइट हमारी स्किन पे शो करती है। ठीक है। सबसे बेहतर डाइट होती है मेडिटेरेनियन डाइट, क्योंकि वो कम ऑयल यूज़ करते हैं, स्पाइसेस कम यूज़ करते हैं, लीन प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं, सीड्स होते हैं, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब इस तरह की डाइट जो होती है दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि स्किन में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनको ज़्यादा कर देती है, और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको कम कर देती है, जिसकी वजह से स्किन में ग्लो भी ज़्यादा होता है, स्किन की बैरियर जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन होता है, और एजिंग जो है स्किन की वो भी कम हो जाती है। तो डाइट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू स्किन माइक्रोबायोम, और उसका इफ़ेक्ट भी नज़र आ जाता है। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल के जो चेंजेस आप कह रहे हैं वो भी बहुत डीपली अफ़ेक्ट करते हैं स्किन को। जैसे कि स्ट्रेस का लेवल है। स्ट्रेस का लेवल, हमारी स्लीप का पैटर्न, हमारे जो बच्चे जो हैं, ज़्यादातर टीनेजर्स जो हैं वो पूरी-पूरी रात जागते रहते हैं। फ़ोन स्क्रीन का इस्तेमाल। एग्ज़ैक्टली, वो करते रहते हैं, तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस का हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो कि रिलीज़ होता है बॉडी में, और वो भी हमारे माइक्रोबायोम्स को, जो स्किन के माइक्रोबायोम्स होते हैं उनको अफ़ेक्ट करता है। और ना सिर्फ स्किन के माइक्रोबायोम्स, ये हमारे गट के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके भी माइक्रोबायोम को अफ़ेक्ट करता है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन करता है, और वो फिर हमारी स्किन पे असरअंदाज होती है। शुगर और जो जंक फूड है मोस्टली, ये हमारी स्किन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? देखिए, शुगर या हाई ग्लाइसेमिक डाइट जो होती है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, ये स्किन के लिए काफ़ी डैमेजिंग होती है। इसके 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो ये जो इंसुलिन का लेवल है उसको ज़्यादा कर देती है, इंसुलिन स्पाइक होती है बॉडी में। जब इंसुलिन स्पाइक होती है तो सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ऑयल को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जब ऑयल प्रोडक्शन होती है तो एक्ने हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि शुगर की स्पाइक की वजह से होती है, व्हिच इज़ कॉल्ड ग्लाइकेशन, जो कि ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करती है। उसमें होता है ये कि जो ग्लूकोज़ के, ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलेजन और इलास्टिन के साथ बाइंड करके उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। जब कोलेजन इलास्टिन कम होगा तो स्किन की एजिंग ज़्यादा होगी। जब स्किन की एजिंग ज़्यादा होगी तो स्किन डिहाइड्रेटेड, रिंकल्ड और सैगिंग, ये सारी चीज़ें स्किन में ज़्यादा हो जाएँगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो प्रोबायोटिक ग़िज़ा यूज़ की जा रही होती है, वो बेसिकली क्या होती है और वो हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है क्या? जी, बिल्कुल, प्रोबायोटिक्स हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं? इनमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन का जो फ्लोरा होता है, जो कि माइक्रोबायोम्स हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, और ना सिर्फ स्किन के बल्कि हमारे जो गट के माइक्रोबायोम्स होते हैं उनको भी इम्प्रूव करते हैं। जो बेनिफिशियल माइक्रोबायोम्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने में, उनको ज़्यादा करने में हेल्प करते हैं। अब ये होते किस फॉर्म में है? या तो कुछ छोटे-छोटे ड्रिंक्स होते हैं, या योगर्ट होता है जिसमें लाइव वो वाले बैक्टीरियाज़ ऐड किए जाते हैं, या फिर यीस्ट, बैक्टीरिया या यीस्ट होते हैं नॉर्मली, जो कि हमारी स्किन को अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अच्छे माइक्रोबायोम्स को ज़्यादा कर देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। प्रीबायोटिक्स बेसिकली हाई फाइबर डाइट होती है, व्हिच इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर आवर
gut and skin microflora. एसी माहौल में ज़्यादातर वक्त गुजारने वालों को क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए एसी जो है वो क्या करता है, जब हम गर्मी के मौसम में, ह्यूमिड मौसम में एसी लगाते हैं तो वो ह्यूमिडिटी को कम करता है। जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो इसका मतलब है कि जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, नमी है, वो ख़त्म हो जाती है। जब एनवायरनमेंट में नमी ख़त्म होती है तो हमारी स्किन से मॉइस्चर या नमी जो है वो बाहर निकलती है, तो हमारा एसी की वजह से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस या फिर जो स्किन से वाटर की एवेपोरेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा होती है तो स्किन ड्राई होती है और ड्राइनेस की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, रेड फ्लेकी होती है, बर्निंग फील होती है। तो एसी बेसिकली करता ये है कि स्किन को ड्राई कर देता है। तो एसी बेसिकली स्किन को ड्राई करता है, डिहाइड्रेटेड करता है, और जब स्किन ड्राई डिहाइड्रेटेड होती है तो हमारी स्किन के जो बेनिफिशियल माइक्रोबायोम्स हैं वो भी इफेक्ट होते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर एक आम आदमी अपनी स्किन के रूटीन में क्या करे फिर? हर किसी के लिए स्किन रूटीन हैज़ टू बी द सेम। उसमें करना उन्होंने क्या है कि जी बेसिक स्किन रूटीन सेम होती है। और अगर तो प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें तो जस्ट 3 थिंग्स दे हैव टू डू: क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजेशन और सन ब्लॉक। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करें वो ज़्यादा हार्श या नुकसानदेह ना हो, जेंटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और एक्सेसिवली यूज़ ना करें, ओवर यूज़ ना करें, क्लेंजिंग ओवरली ना करें। दिन में 2 दफ़ा क्लेंजिंग इज़ मोर देन इनफ। अपनी हाइड्रेशन को ठीक रखें, डाइट अच्छी रखें, हाई ग्लाइसेमिक डाइट जो है उसको अवॉइड करें और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक अपनी डाइट में ज़्यादा रखें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है कि माइक्रोबायोम फ्रेंडली स्किन केयर क्या होता है? देखिए माइक्रोबायोम फ्रेंडली स्किन केयर का मतलब है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कि आपकी स्किन के माइक्रोफ्लोरा या माइक्रोबायोम को डैमेज ना करें। तो उसमें आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि स्किन की पीएच को डैमेज ना करें, स्किन को ज़्यादा डिहाइड्रेट ना करें और स्किन के बैरियर को ख़राब ना करें। तो इसमें हमारे सारे जेंटल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और मॉइस्चराइजेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज आपने हमारी ऑडियंस को काफ़ी डिटेल में चीज़ें ब्रीफ की हैं। नाज़रीन, जिल्द की सफाई सिर्फ बाहर से ज़रूरी नहीं होती, इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डाइट होनी चाहिए आपकी, प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक प्रॉपर सफाई भी ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में जो जो चीज़ें आपको पसंद आई हैं वो लास्ट में हमें बताइएगा। इसका हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट शलीक को इजाज़त दें।